नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MPPSC उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिस डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट आकाश तीर। आकाश तीर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करेगा, डिजिटाइज करेगा और साथ ही साथ इंडिया को आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर की ओर बढ़ाएगा। तो हम जान लेते हैं कि आकाश तीर प्रोजेक्ट आखिर एग्जैक्टली क्या है। आकाश तीर प्रोजेक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे हमें किस प्रकार से याद रखना है, किस टाइप से याद रखना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका संचालक कौन है, यानी कि किस आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत काम करेगा, पहली बात तो ये ध्यान दे दीजिए। आर्म्ड फोर्सेस 3 टाइप्स की हैं ना इंडिया में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, जिस आर्म्ड फोर्स के अंदर प्रोजेक्ट आकाश तीर काम करेगा वो है इंडियन आर्मी, मतलब ये इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, व्हाट विल इट डू, ये करेगा क्या। ऑब्जेक्टिव इसका जो है बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं हमारे पास, उसको ऑटोमेट, फुल्ली ऑटोमेटेड करेगा, मतलब अपने आप चलेंगे ये, ऑटोमेटेड कंट्रोल, और इसकी रिपोर्टिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिकली होगी एंड रिपोर्टिंग सिस्टम भी पूरी ऑटोमेटेड रहेगी। और साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन एंड रेडार सिस्टम को साथ में लगा देगा, को इंटीग्रेट कर देगा। यानी कि अब किसी भी प्रकार का डिफेंस सिस्टम अगर होगा, अगर वो ऑटोमेटेड हो जाए, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए, तो उसकी एक्यूरेसी पे हम पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं। मतलब जहाँ वो स्पॉट करने जाएगा एग्जैक्टली उसी एरिया पे स्पॉट करेगा। और वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका संचालन ठीक हो रहा है कि नहीं, इसकी रिपोर्टिंग सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगी। मतलब ये हमको ट्रांसपेरेंसी की ओर ले जाएगी। कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस इसके भीतर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हुई जिसको तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम और रेडार सिस्टम, रेडार मतलब एक ऐसा उपकरण होता है, रेडार के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कोई मिसाइल हमारे तरफ आ रही है क्या, कौन सी मिसाइल किस तरफ गिरेगी, ये सारे रेडार सिस्टम हमारे कैच कर लेता है। तो इन दोनों को भी पहली बात तो इंटीग्रेट कर देगा और दूसरी चीज़, इनका जितना भी डेटा है वो डिजिटाइज कर देगा, डिजिटाइज्ड डेटा। अब कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अगर डिजिटाइज्ड डेटा दे रहा है तो इससे मतलब हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, सिस्टम में क्या सुधार आना चाहिए, सिस्टम को किस प्रकार से हम और अपग्रेड कर सकते हैं। ये सब अगर हमारे पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन में रहेगी तो हम इजीली उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। अगर MPPSC आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, नहीं, ये आर्मी का प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, ये एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से ऑटोमेटेड कर देगा। दोनों, एक तो कंट्रोल ऑटोमेट कर देगा और दूसरा इसकी रिपोर्टिंग भी ऑटोमेटिकली होगी। तीसरी चीज़, इसमें कम्युनिकेशन एंड रेडार सिस्टम दोनों इंटीग्रेटेड होगा और जो भी डेटा इसमें अपग्रेड होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में हमें मिलता जाएगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसको एग्जैक्टली बना कौन रहा है, इसको एग्जैक्टली बना रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये इसे मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, और अगर हम इसको अपने भारत में ही बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, यानी कि इन आवर डोमेस्टिक सेक्टर, हमारे घर के ही क्षेत्र में इसको डिज़ाइन भी किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें ले जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि MPPSC ये सब चीज़ें पूछ लेता है ना, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भी हमें ले जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें UPSC और MPPSC, अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको
इस्तेमाल में आएंगी। तो क्या क्या याद रखना है कि ये इंडियन आर्मी का है और ये क्या करेगा ऑब्जेक्टिव, इसको कौन डेवलप कर रहा है, और साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत में कैसे हेल्प करेगा, ये भी मैं बताऊंगी। देखो, अगर बात करें इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, ये होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफेंस सेक्टर को हमारी सरकार किस प्रकार से इंडिजनाइज कर रही है, तो इसको पहले बात तो जानना ज़रूरी है। इंडिजनाइजेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, developing and manufacturing bracket slash assembling of defense tools and technology is known as indigenization of defense। इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस का यही मतलब है कि आपने अपने घर में ही किसी भी टूल या किसी भी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया, खुद से ही डेवलप किया और घर में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन घर में ही रहा है, प्रोडक्शन इसका घर में ही हो रहा है, तो ये इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान देनी है कि इंडिया के पास बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडिया को इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए हमको, रीजंस क्या है। अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो टॉप मोस्ट रीज़न है चाइना एंड पाकिस्तान का कंटिन्यूअस हैरेसमेंट। चाइना एंड पाकिस्तान are continuously developing their own defense system, continuously engaging in aggressive activities, engaging in aggressive defense and attack activities। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ हमें कंटिन्यूसली चैलेंज कर रही हैं हमारे एरियाज़ में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमको पीओके एरिया में परेशान कर रहा है, चाइना हमको अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के एरिया में परेशान कर रहा है। तो कंटिन्यूसली हम बाकी देशों से अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांगने की बजाय हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इंडिया ऐसी पोजीशन पे बेटा पहुंच चुका है कि हमें किसी और कंट्री के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना है। तीसरी चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बहुत वॉलेटाइल हो रहा है बेटा, वॉलेटिलिटी वर्ल्ड में बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस इंस्टिगेशंस हो रहे हैं वॉलेटाइल, सच एज यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। इससे हमको ये चीज़ तो पता चल गई कि हम जब तक अपने आप को बेटर नहीं करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेटर नहीं करेंगे, तब तक हमें भी एक प्रकार का डर लगा रहेगा कि कल के दिन हमारे अगेंस्ट कौन सी कंट्री खड़ी हो जाए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड चाइना। इवन चाइना और ताइवान में भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना वियतनाम में चल रहा है। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन का मतलब है अगर हमारे पास डिमांड है किसी चीज़ की और वो किसी और जगह से आ रहा है तो उसको पूरा सप्लाई चेन फॉलो करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक। हमारे सारे चोक पॉइंट्स क्लीन होने चाहिए। चोक पॉइंट्स जो ऐसे पॉइंट्स है समुद्र एरिया में, समुद्री क्षेत्र में, जिसको अगर पकड़ के दबा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पहली वो चीज़। दूसरी चीज़, कल के दिन अगर हम किसी भी कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो कंट्री हमको अपने फेवर में बुलवाना चाहती है, तो वो हमें इस तरह से भी इंस्टिगेट कर सकती है कि मैं तुम्हें डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं दूंगा, अब इसकी वजह से तुमको मेरी बोली बोलनी पड़ेगी। तो इसलिए भी हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा कमी है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन is also very important।
इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? अब मान लो किसी कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, उसने आज हमको बोल दिया कि ठीक है, तुम ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तुम अपने यहाँ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, अपने घर पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल यूएसए का है। अब हम यूएसए से ये बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, हमको टेक्नोलॉजी दे दो, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेगी। यूएसए बहुत चंड है, चालाक है, कहेगा नहीं हम टेक्नोलॉजी तो नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी अगर हमने आपको दे दी तो आपके ऊपर जो हम ज़बरदस्ती एक डोमिनेंस बना के रखे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कुछ भी बना लो अपनी कंट्री में। अगर हमने टेक्नोलॉजी हमने तुम्हें उतना देना बंद कर दिया, एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बंद कर दिया और तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम नहीं बना पाओगे। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 रीजन से हमें इंडिजिनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। ठीक, फिर उसके बाद एक और आप आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप लगातार अगर कर रहे हो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन आता है। तो अगर हम खुद के फैक्ट्रीज यहाँ पे बनाने लगे तो यहाँ पे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। दूसरी चीज़, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत अच्छी है तो उसका भी एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक वे से होगा। और तीसरी चीज़, जो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी है, बहुत सारे स्किल्ड मैन पावर फोर्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें भी हमें मदद मिलेगी। हमारे पास मैन पावर बहुत है और मैन पावर इस तरह से कि हम उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बना सकते हैं। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ज़रूरी है। इंडिया ने डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने में थोड़ी सी गलतियां की हैं जिसको हम इसके थ्रू सही कर सकते हैं। तो इतनी सारी ज़रूरतें हैं हमारी, क्या रीज़न से हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप इतना देख लो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन तो अगर हम बात करें अर्ली रिकग्निशन की क्या ज़रूरत है, पहले नीड तो देख लो। नीड का मतलब होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ी। ये तो मैंने बता ही दिया कि चाइना हमें परेशान कर रहा है, पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पर 1950s और 70s के बीच में क्या क्या ऐसा हुआ जब इंडिया को लगा कि अगर हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ाई तो किस प्रकार से हम डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में पीछे रह जाएंगे। पहला तो 3 वॉर हुई थी यहाँ पे। वॉर ऑफ 1962 चाइना के साथ हुई थी, इंडो चाइना। 1965, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। तो जब इतनी सारी वॉर्स हुई तो हमने कुछ कंट्रीज से हेल्प लेने की कोशिश की थी। इंडिया आस्क्ड फॉर हेल्प इन दीज वॉर्स फ्रॉम अमेरिका। यूएसए से हमने हेल्प लेने की कोशिश की थी, पर यूएसए तब एलाई था पाकिस्तान का। तो यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये आपका घरेलू मामला है, इसको खुद से आप निपट लीजिए। तो भारत को एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर भाई हमें आत्मनिर्भर रहना है तो उस समय हमें एक तरह से एक क्लैरिटी मिल गई कि हमको इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा। जब तक हम इंडिजिनाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम इसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो वॉर सबसे इंपॉर्टेंट थी, अर्ली रिकग्निशन ऑफ नीड, क्यों ज़रूरतें थी। फिर आया इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बेसिकली 1983 से शुरू हुआ, कंक्लूड हो गया ये 2008 में। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बहुत क्लोज प्रोजेक्ट था एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। इनको बहुत नॉलेज थी, एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत नॉलेज थी कि हमें अगर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन करना है तो हमको मिसाइल प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो 3 मिसाइल्स इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए डिज़ाइन की। एक थी पृथ्वी, एक थी त्रिशूल और एक है अग्नि। और ये तीनों प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही बने हैं। अभी हमने रिसेंट में देखा अग्नि 5 स्पेसिफिकली ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई हैं। MIRV टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है?
MIRV टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करेगी अग्नि 5 को एक साथ बहुत सारे पेलोड्स को लॉन्च करने में। यानी कि अगर आप नॉर्मल एक मिसाइल देखोगे, नॉर्मल एक मिसाइल क्या करती है, जाएगी मिसाइल और एक पेलोड एक किसी प्रॉपर जगह पे गिरा देगी, सिर्फ एक ही एक्सप्लोजिव गिरा सकती है। पर अग्नि 5 की बात करें, ये MIRV टेक्नोलॉजी से काफ़ी इक्विप्ड है। इसका मतलब अग्नि 5 जो है एक साथ मोर देन 1 पेलोड्स गिरा सकती है। मतलब ऑफिशियली हमें नहीं पता है, अभी ऑफिशियली कोई जल्दी बताता नहीं है। क्यों बताएं भाई, अगर हम न्यूज़ चैनल्स को बता देंगे, चाइना पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि हम कितने सारे पेलोड्स या एक्सप्लोजिव्स एक साथ आपके ऊपर गिरा सकते हैं। ऑफिशियली कोई रिकग्निशन नहीं है, बट ऐसा मानना है कि ये एक साथ कम से कम 8 से 10 जगहों पे अपनी मिसाइल्स गिरा सकती है, मतलब एक्सप्लोजिव गिरा सकती है। और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। मतलब इसकी रेंज 5000 किलोमीटर एंड अबव है। और ये टेक्नोलॉजी हमने असल में जनरली कंट्रीज़ क्या करती हैं, MIRV टेक्नोलॉजी मल्टीपल इंटीग्रेटेड लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में नहीं बताती है जनरली, कि हम कब डेवलप करेंगे, कितने साल लगेंगे हमको डेवलप करने में। वैसे तो 2012 में बता दिया गया था। अग्नि 5 डेवलप हुई है 2007 में, MIRV टेक्नोलॉजी इसमें हम लगाएंगे 2012 में बताया गया था, और आज 2024 में कंप्लीट हो गया है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे MPPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। अग्नि 5 वैसे तो डेवलप हुई थी 2007 में ही, उसके बाद अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी लगेगी, ये 2012 में बता दिया गया था। और फाइनली 2024 में ये कहा गया कि हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है MIRV टेक्नोलॉजी को। दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसके अंतर्गत MIRV टेक्नोलॉजी बना के लगा दी गई है, वो एक फ़ीमेल है। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। इनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं टेसी थॉमस, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि MPPSC फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनकी हैं टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का एक और प्यारा नाम है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो हम जानते हैं, पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम हमने बहुत ही कम सुना होगा। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो याद रखना है टेसी थॉमस हैं। और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली देखा है होते हुए, और उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन वाला रोल निभाया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू 1983 में हुआ, कंक्लूड हो गया ये कब, 2008 में। इसके अंडर हमने 3 मिसाइल्स बनाई, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि 5। अग्नि 5 जो है वो रिसेंट में MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। MIRV टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है एक मिसाइल को मोर देन 1 पेलोड्स एक साथ गिराने में, मतलब एक साथ बहुत सारे जगहों पे इसका डिप्लॉयमेंट होगा। MIRV टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास है। जिन कंट्रीज़ के पास MIRV टेक्नोलॉजी है वो है USA, और ये टेक्नोलॉजी 1970s में बनना शुरू हो गई थी। USA के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, और एक और कंट्री के पास है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डेवलप कर ले, पर पाकिस्तान इसको डेवलप अभी नहीं कर पा रहा है। तो MIRV टेक्नोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि ये सब MPPSC पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ रिलायंस इंडेक्स और अब्दुल कलाम का इनिशिएटिव। सेल्फ रिलायंस इंडेक्स जब निकाला गया था 1992 में, तो ये बताया गया था कि सेल्फ रिलायंस इंडेक्स बस 0.3 है इंडिया में। क्या होता है सेल्फ रिलायंस इंडेक्स? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन द डिफेंस प्रोडक्शन। मतलब क्या हम अपने खुद का प्रोडक्शन अपने खुद के मटेरियल से कर रहे हैं या हम बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
तो ये समझ में आया कि वो बस 0.3% था। फिर अब्दुल कलाम ने एक इनिशिएटिव लिया, ऑनरेबल अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम 1995 तक 10 साल का प्लान बनाया उन्होंने, माफ़ कीजिएगा 1995 में उन्होंने प्लान बनाया 2005 तक का, और ये कहा गया कि हम इन 10 सालों में अपना सेल्फ रिलायंस इंडेक्स बढ़ाएंगे। तो हमारा सेल्फ रिलायंस इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0.7 का सेल्फ रिलायंस इंडेक्स का उन्होंने सपना दिया हमको। अब सपना देने के लिए, सपना देना तो आसान है, पर इसी समय में क्या हो गया था, इंडियन नेवी ने और इंडियन आर्मी ने अपना 15 ईयर प्लान भी निकाल दिया था कि हम भी अपने क्षेत्र में 15 सालों में एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आएंगे जिसमें एवरी प्रोडक्ट विल बी मेड इन इंडिया। तो तब से है ये, बस इसको पॉपुलराइज किसने किया, अभी करंट गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में इसको पॉपुलर कर दिया। तो हर चीज़ थी इंडिया में कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये करंट गवर्नमेंट आई है उसके बाद से ही हम आत्मनिर्भर होने की सोच रहे थे, नहीं, हम तो 50-70s के बीच से ही सोचने लगे थे। बट हाँ, इसको पॉपुलर करना, इसकी तरफ एक वॉर मोड या मिशन मोड पे चलना, ये करंट गवर्नमेंट का काम है। एक होता है प्लान, जो पता होता है कि आपको करना है, जैसे MPPSC की तैयारी करनी है आपको पता है, बट वो प्लान ही रह जाता है जब तक आप हर रोज़ स्टडी टेबल पे एक मिशन मोड पे नहीं बैठते कि आज मेरा मिशन है कि 5 टॉपिक कंप्लीट करूँगी, आज मेरा मिशन है कि कम से कम 2 आंसर्स लिखूँगी, आज मेरा मिशन है कि करंट अफेयर्स का रिवीजन करूँगी। जब तक ये नहीं होता है तब तक आपका प्लान ही रह जाता है और वो सपना ही रह जाता है। इसीलिए प्लान सबके पास है, एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। तो इस गवर्नमेंट के पास प्लान ऑलरेडी था, जो हमारे इतनी सारी गवर्नमेंट्स जानती थी, बट उसको एग्जीक्यूट किसने किया, करंट गवर्नमेंट ने। यही डिफरेंस है, इतना ही आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस इंडेक्स में 0.7 बोल दिया था कि 2005 तक हमको बनाना है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हुई। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी, जब डिफेंस प्रोडक्शन करना था, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करना था, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इनके पास था कि आप डिफेंस के जितने प्रोडक्ट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बट 2000s में ही इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दे दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हुई, किसको चली गई, ये चली गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, ठीक है। तो इस तरह से एक हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र होने की वजह से सरकार को ये समझ में आ गया कि ये पुरानी बॉडीज़ हो चुकी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और साथ ही साथ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये सब पुराने हो चुके हैं। अब हमें एक नया रेवोल्यूशन लाना है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ये ट्रांसफ़र कर देना है कि आप डिफेंस के जितने प्रोडक्ट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आया। ये प्रोसीजर आया 2001 में। इसमें क्या काम होता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का, DPP का, कि भाई इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्योर products from public entities as well as private entities. Public entities and private entities ये अभी भी इवॉल्व हो रही है कि इनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन करना होता है, हाईएस्ट लेवल तक ले जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री तक ले जाते हैं। अब इसका काम होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की चेयरमैनशिप में आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, कितने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उसका एक बेसिकली मेमोरी ट्रेल बनाना। मेमोरी ट्रेल समझते हैं, मेमोरी में हर चीज़ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब अगर मुझे बात करनी हो कि मैंने इस कंपनी से तब कुछ ख़रीदा था, इस कंपनी से तब कुछ ख़रीदा था, ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड चल रहा था, स्कैटर्ड चल रहा था।
हर डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक ट्रेल होता है, पर कोई एक इंटीग्रेटेड ट्रेल नहीं था, एक फॉर्मेट नहीं था जिसके अंतर्गत एक हेड मिनिस्टर हो या हेड डिपार्टमेंट हो, उसको सब सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो और सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में उसके पास हो कि इस ईयर में हमने ये प्रोडक्ट्स इतने के खरीदे थे, अब हम उससे कंपेयर करेंगे कि आज जो हम ये सिमिलर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, इससे बेटर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मार्जिन क्या है। तो ये सारी चीज़ को देखने के लिए कौन है हमारे पास, इनको देखने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जो अभी तक चलती आ रही है। तो ठीक है, इतनी चीज़ आपने जान ली। अब हमारे पास जो आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस सेक्टर वो ये आ सकता है कि इस कंट्री ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम और डिफेंस में आत्मनिर्भरता किस प्रकार से लाई, मतलब ऐसे क्या एग्जीक्यूशन हुआ, ऐसा क्या प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ जिसमें हम समझ सकते हैं कि फाइनली हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2018 में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स खोलने का प्लान बनाया गया तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कॉरिडोर जो बना था, इसका काम ये था कि MSME माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कैसे सपोर्ट करें। तो डिफेंस मैन्युफैक्चर को कैसे सपोर्ट करना है, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था वहाँ पे। और वहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ कि जो छोटे इंडस्ट्रीज़ है, जो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं चल रही, इवन कॉटेज इंडस्ट्री, अगर वो कोई ऐसा रॉ मटेरियल बना रही हैं जिसकी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री में हेल्प होगी, तो एक कॉरिडोर बनाया जाए और इस कॉरिडोर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सीमलेस रखा जाए, इजी कनेक्टिविटी हो, तो ये करवाया गया। एग्जेम्पशन और कंसेशन दिया जा रहा था ड्यूटी टैक्सेस में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में, स्टैम्प ड्यूटी में, ताकि लोगों को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बेनिफिट ज़्यादा दिखे, कॉस्ट कम दिखे। अगर स्टैम्प ड्यूटी में मेरा ज़्यादा पैसा चला जा रहा है तो मुझे मन नहीं होगा डिफेंस सेक्टर के लिए काम करने में, डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ मैन्युफैक्चर करने में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मेजर स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिजिनाइजेशन वो कर सके। रिसेंटली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक स्टार्ट किया है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी झांसी में फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ ब्रह्मोस एक मेजर इन्वेस्टमेंट है जो लखनऊ में आएगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक चीज़ समझना, जब तक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तक बेकार ही है। किसी भी चीज़ में अगर हम बेटर करना चाह रहे हैं, इवन स्पेस इंडस्ट्री में, जब तक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू है ज़्यादातर वो वेलफेयर में खर्चा करती है, ज़्यादातर वो स्कीम्स में खर्चे करती है, जैसे अंत्योदय योजना, मनरेगा, इन सब जगहों पे ज़्यादा खर्चा है। तो उसके पास रेवेन्यू के हिसाब से बाकी जगहों पे खर्चा करना थोड़ा सा कम हो जाता है, लग्जूरियस हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर, इन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 5 प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के अंतर्गत 2022-23 में कि वो डिफेंस इंडस्ट्री बैक्ड R&D एफर्ट्स, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को प्रमोट कर सके। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तब तक कोई भी कंट्री एक्सपैंड नहीं कर सकती, क्योंकि हम हमेशा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री हमें देती नहीं है, तो हमको खुद से ही ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे देख लेते हैं आईडेक्स के बारे में। इसका एम क्या है कि प्रोजेक्ट जो भी सपोर्ट जिनको चाहिए 1.5 करोड़ से 10 करोड़ तक का, अगर वो स्टार्टअप के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अपना एक्सप्लोरेशन या एग्जीबिशन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरी चीज़, 68% जो भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आता है ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब ऑफ कोर्स इंडिजिनाइजेशन करना होगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी बहुत ईजी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इट विल बी ईजी कि यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोल सकें। अभी भी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना कम उतना टेक्नोलॉजी बनना कम। डेवलपमेंट की फंडिंग इज नॉट इनफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, it is challenging to develop corridors। हर बार कॉरिडोर भी बनाना मुश्किल है। with respect to लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करने नहीं देते हैं, पर इसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी हेफ्टी अमाउंट देती है
कभी कभी गांव या खेत की ज़मीन जो होती है जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, एक्वायर करती है, अगर लैंड एक्विजिशन करती है कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए तो बहुत हेफ्टी अमाउंट देती है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये अमाउंट लोगों को ठीक नहीं लगता, जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन में भी प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली जब हाईवेज़ भी बनाती है गवर्नमेंट तो खेती बाड़ी के एरिया से अगर वो जा रहे होते हैं वो सारे रोड्स एंड रेलवेज़, तो उसमें भी करती है। बट स्टिल लोग यहाँ पे भी ऑफ कोर्स जनरली लोग अपने खेत खलिहान देना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक चैलेंज होता है। फिर तीसरी चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम है। इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी लेस, ठीक है, ज़्यादा है नहीं। इन्वॉल्वमेंट जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक बढ़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद challenges in getting economies of scale. Economies of scale. Economies of scale का मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं 100 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करूंगी इंडिया में तो मुझे इसमें इतने रुपए का फ़ायदा होगा। अगर मैं एक मैन्युफैक्चर करूंगी एयरक्राफ्ट तो मुझे इसमें इतने रुपए का फ़ायदा होगा। तो मैं देखूंगी कि अगर मैंने 100 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए तो उसमें मुझे कितनी कॉस्टिंग आ रही है और उसकी बेनिफिट कितनी आ रही है मुझे। अगर बेनिफिट मुझे ज़्यादा नहीं लगेगी तो शायद मैं 100 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर ना करूं। यही इंडिया में भी हो रहा है। जितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखा गया है, अगर हम मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग इस तरह से हो रही है कि हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहला तो जितनी फंडिंग R&D में कर सकें, R&D नीड्स अ लॉट ऑफ फंडिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपने बजट से भी दे सकती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मतलब तीसरी चीज़ इसी में एक सेंट्रलाइज्ड हाई लेवल का कॉलेज बना सकती है गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड हाई लेवल कॉलेज टू ट्रेन द स्टूडेंट्स for better R&D। इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। जब तक हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, सच एज USA, UK, इटली, इवन इटली के साथ, फ्रांस के साथ, तब तक हमको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद नहीं मिलेगी। तो इनके साथ हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी एक पहल या एक स्कीम चला सकते हैं, जिसमें बेस्ट लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंडिया USA, UK और फ्रांस, इटली जैसे कंट्री के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकती है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकती है। वैसे ये कंट्रीज़ हमारे साथ कर सकती हैं। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़, जितना छूट गवर्नमेंट देगी प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को, उतना वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना वे फॉरवर्ड के दृष्टिकोण से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। आकाश तीर प्रोजेक्ट इज़ डेवलप्ड बाय BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NTPC जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करती है, और नन ऑफ दीज। इसका आंसर बहुत आसान है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर आप बता दीजिएगा। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास की इंतज़ार पे रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।